हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल साइट फॉर बोन मेरो बायोप्सी इन एडल्ट। ऑप्शन ए टीबिया, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट, ऑप्शन डी स्केपुला। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। चलिए क्वेश्चन क्या था कि जब हमें बोन मेरो बायोप्सी करनी होती है, स्पेशली किसके अंदर पूछा गया है, एडल्ट के अंदर, तो हम कौन सी आइडियल साइट प्रेफर करते हैं। चलिए बोन मेरो बायोप्सी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड डायग्नोस्टिक फीचर है बोन मेरो बायोप्सी, या इसी को हम बोल देते हैं बोन मेरो एस्पायरेशन। ठीक है, इसमें से कुछ एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं तो मैंने ऐड करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइट की, यानी कि जो आइडियल साइट होती है वो बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए कौन सी होती है। तो अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें तो एडल्ट के अगर हमें प्रायोरिटी वाइज देखें तो जो पहला एमसीक्यू बनता है एडल्ट के अंदर वो होता है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। यानी अगर हमें बोन मेरो एस्पायरेशन करना है, बोन मेरो बायोप्सी करना है एडल्ट के अंदर, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी साइट है वो होगा पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। और नेक्स्ट हम बात करें अगर इसमें अगर सेकंड प्रायोरिटी देना है तो वो होता है इसका आंसर स्टर्नम। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। प्रायोरिटी वाइज देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट को देनी है। और अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में अगर बात करें तो प्रायोरिटी वाइज टीबिया, यानी कि टीबिया जो होगी हमारी आइडियल साइट होगी, प्राइमरी साइट होगी। यह भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है। और क्या एमसीक्यू इसमें से पूछे गए बोन मेरो एस्पायरेशन के अंदर से कि ये हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस किस किस चीज़ का है। अगर हम बात करें कि जो बोन मेरो जो बायोप्सी है तो किस डिजीज़ की कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें से एमसीक्यू पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। तो अगर दो डिजीज़ की बात करें, एक हो गया आपका ल्यूकेमिया के कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के में कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है बोन मेरो बायोप्सी। और सेकंड हम बात करें एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी बोन मेरो बायोप्सी यूज की जाती है डायग्नोस्टिक फीचर के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सारे एमसीक्यू बोन मेरो बायोप्सी पे ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन है तो आपको पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट में से भी एमसीक्यू पूछा गया कि जो कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट है, जैसे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वैसे ही कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट होता है। तो कौन सी डिजीज़ के कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट में बोन मेरो बायोप्सी या बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है। ये कौन सी डिजीज़ का कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट है, ये भी एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पहला अगर आए तो आपको करना है थैलेसीमिया के कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट के रूप में बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया। ये कुछ एमसीक्यूज थे जो बोन मेरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप बोन मेरो बायोप्सी की बात करें तो एडल्ट में अगर पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी स्टर्नम को देनी है। चाइल्ड में पूछा जाए तो वो टीबिया होगी, आइडियल साइट जो होगी। और नेक्स्ट हम बात करें बोन मेरो बायोप्सी का दूसरा नाम क्या है, बोन मेरो एस्पायरेशन। ये किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ल्यूकेमिया। और सेकंड हम बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया। और कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट में जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है किस में यूज किया जाता है, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया। सारे एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन विजिट ए हॉस्पिटल विथ कंप्लेंट्स ऑफ शार्प जॉइंट पेन स्पेशली इन फिंगर एंड दिस पेन डिक्रीज विद एक्टिविटी along with low grade fever. Which one of the most probable diagnosis? Option A osteoarthritis, option B rheumatoid arthritis, option C gouty arthritis, option D डेंगू। तो चलिए इसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद में इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि एक पर्सन हॉस्पिटल को विजिट करता है और उसको कंप्लेंट क्या करता है, शार्प जॉइंट पेन है। पेन कैसा है उसका, शार्प है। स्पेशली अगर हम बात करें तो कहाँ पे हो रहा है, उसको फिंगर पे हो रहा है। और ये जो पेन है यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक फीचर इस पर आपको फोकस करना, पेन डिक्रीज विद एक्टिविटी, यानी कि जो ये पेन है वो इसकी एक्टिविटी के साथ में डिक्रीज हो रहा है। वो कोई भी काम करता है, कुछ भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसका पेन डिक्रीज हो रहा है। और साथ साथ में उसको लो ग्रेड फीवर है। तो ये कौन से टाइप का
डायग्नोसिस है तो हमारा आंसर होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एग्जाम पॉइंट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एम्स ईएसआईसी सारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है मे भी अगले एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम बात करें तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो अर्थराइटिस का है, अर्थराइटिस का क्वेश्चन है। अर्थराइटिस की हम बात करें तो हम स्पेशली जो है 3 अर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप होता है इसका रूमेटॉइड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। और थर्ड वन अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाउटी अर्थराइटिस। ये तीनों अर्थराइटिस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और एक एमसीक्यू हमेशा इनमें से पूछा जाता है। यहाँ हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हम बात करते हैं कैसा डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो एमसीक्यू आता है इसमें कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर, ये है ऑटो इम्यून, यानी कि खुद की इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी के जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, इसलिए किस टाइप का डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्ट डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके डिस्ट्रक्शन को उसका डिस्ट्रक्शन करता है। कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, साइनोवियल मेम्ब्रेन। जितने भी जो जॉइंट है जिसमें जहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसका डिस्ट्रक्शन इसमें स्टार्ट होने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जॉइंट का जो स्पेस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जॉइंट स्पेस डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसमें से क्या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 3 वर्ड इसमें से यूज किए जाते हैं, तीनों एमसीक्यू होते हैं। कौन कौन से, क्योंकि जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे दोनों को कंपैरेटिवली हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो ये जो अर्थराइटिस होता है किस टाइप का होता है, सिस्टमेटिक होता है, यानी कि अदर सिस्टमेटिक का मतलब अलग अदर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है, सिस्टमेटिक होता है। दूसरा सिमेट्रिकल होता है, यानी कि सिमेट्री होती है इसमें बॉडी के दोनों तरफ ये या हर पार्ट में अच्छे से ये जो डाइवर्ज होता है, सिमेट्रिकल होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सपोर्टिव होता है, नॉन सपोर्टिव होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी एमसीक्यू बनता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंपैरेटिवली बनता है, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें सारी चीज़ें उल्टी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन सिस्टमेटिक होता है, एसिमेट्रिकल होता है और सपोर्टिव होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात की जाए तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है कि ये सिस्टमेटिक होता है, सिमेट्रिकल होता है और नॉन सपोर्टिव होता है, ठीक है। और इसमें से क्या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो खुद की इम्यूनिटी हमारी क्या करना स्टार्ट कर देती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्शन कर देती है, और उसकी वजह से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसमें बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, पेनस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हो, यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रक्शन से कौन सा कंपोनेंट बनता है जिसको हम डायग्नोस्टिक फीचर के रूप में यूज करते हैं, पेनस बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है, डिस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, डिस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तभी, जब हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें तो इसमें बनता है ऑस्टियोफाइट, ये सारे डायग्नोस्टिक फीचर में यूज किए जाते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें बनता है पेनस, और गाउटी अर्थराइटिस की हम बात करें तो इसमें बनता है टोफाई। ये तीनों ही एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से कुछ भी पूछ सकता है कि ऑस्टियोफाइट कौन सी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पेनस किस में बनता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और टोफाई किस में देखने को मिलता है, गाउटी अर्थराइटिस में। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से क्या देखने को मिलता है हमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में तो और क्या एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं, 2 इसमें कैरेक्टरिस्टिक साइन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इसमें से, एक होता है आपका स्वान नेक डिफॉर्मलिटी, इसमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, स्वान नेक डिफॉर्मलिटी, ठीक है, ये याद रखना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेकंड हम बात करें बोटनेर डिफॉर्मिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें होता क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जैसे कि आपका जैसे स्वान नेक होती है, आपने देखा होगा स्वान की नेक किस तरीके से एस शेप में होती है। तो जो मान लीजिए आपका ये हैंड है, अगर हम इसको रफली इस तरीके से बनाने की कोशिश करें,
ये कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपका हैंड है तो ये जो जॉइंट होती है यहाँ पे तो होती है कार्पसल्स बोन, इतना आपको पता है, ठीक है। कार्पसल, और ये जो बोन होती है ये कौन सी होती है, ये होती है मेटाकार्पल्स बोन, जो कि आपकी पाम के अंदर होती है। और ये जो फिंगर के अंदर आप तीन तीन में से देखते हैं जिसपे हम काउंटिंग करते हैं, ये कौन सी होती है, फेलेंजिस जॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया। तो जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच का जॉइंट, जो रिस्ट जॉइंट बनाता है, वो कौन बनाएगा, कार्पल्स और मेटाकार्पल जॉइंट। और मेटाकार्पल और फिंगर के बीच में जॉइंट होता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें कि जो फिंगर है, फिंगर के अंदर आप देख सकते हैं तीन तीन के अंदर ऐसे डिवाइड होते हैं, तो ये फेलेंजीज होती है। तो इनके बीच के जॉइंट को क्या बोल देते हैं हम, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो क्वेश्चन यही आता है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में कौन से जॉइंट जो होता है, कौन सा जॉइंट जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो कौन सा होगा इसमें, एक होता है आपका प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और दूसरा होता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। किस किस तरीके से देखने को मिलता है। अब देखिए कि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक फिंगर लेते हैं हम, ये एक फिंगर, और इस तरीके से इसमें लाइनिंग बनी होती है, इतना आपको पता है, जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो ये पहली लाइन है, ये वाला जो जॉइंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और जो दूसरी वाली लाइन है उसको बोल देते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बस इतना ही आपको समझना है, और इसी में से एमसीक्यू बनता है। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। और अगर हम बात करें कि डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन। तो जो हमारी जो जो फिंगर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। आप इसको सर्च करके देखेंगे तो आपको अच्छे से इमेज बाय, ये आपकी फिंगर है कुछ इस तरीके से, ये जो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है इसका हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो गया है। ये आपका पीआईपी है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और ये डीआईपी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, किसमें तो हाइपर एक्सटेंशन होता है और किसमें फ्लेक्शन होता है, याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटनियर डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा कर देते हैं हम। जो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपर फ्लेक्शन। और जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन। बस इतना ही एमसीक्यू बनता है इसमें से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डिफॉर्मिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो भी मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी से क्वेश्चन आता है। बोटनियर डिफॉर्मिटी, इसको आप याद रख सकते हैं बटन से, जैसे आप शर्ट के बटन लगाते हैं उस टाइम आपकी फिंगर कैसे होती है, वैसे ही बोटनियर डिफॉर्मिटी में होती है, उसमें हाइपरफ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जॉइंट आपको समझ में आ गई, कौन सा प्रोक्सिमल है, कौन सा डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में से इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं। पेनस पे से एमसीक्यू बनता है, और क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज पे से बनता है, सिस्टमेटिक सिमेट्रिकल नॉन सपोरेटिव पे से बनता है, और जो साइनोवियल किसको इफेक्ट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। और एक और एमसीक्यू इसमें से देखने को मिलता है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बात करें, जो इसका पेन के फीचर पे देखने को मिलता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका जो पेन का फीचर है वो कैसे देखने को मिलता है, यानी कि इसमें शार्प पेन होता है। पेन कैसा होता है, अगर हम बात करें तो कैसा होगा, शार्प पेन होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डल पेन नहीं होगा, शार्प पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करें, इसका पेन हमें ज़्यादा कब देखने को मिलता है, मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में जब पेशेंट सो के उठेगा तो बहुत शार्प जॉइंट पेन देखने को मिलेगा उसके अंदर। और ये जो पेन का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होगा, मोर देन 1 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब मैं आपको कंपेरेटिवली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मोर देन 1 आवर तक होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और जो चीज़ है इसमें, थर्ड, विद एक्टिविटी, यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटी करेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट तो पेन क्या होगा उसका, डिक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में उल्टा होता है, जब भी एक्टिविटी करता है पेन इंक्रीज हो जाता है। तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर याद रखना है कि कोई भी एक्टिविटी करेगा फिजिकल एक्टिविटी तो उसका पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको याद रखना है। और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ डिफॉर्मिटीज इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम स्वान नेक के बारे में बात करें वैसे मेले डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जेड डिफॉर्मिटी भी इसी का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें, जिसका डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आरए फैक्टर हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, आरए फैक्टर, ठीक है।
ये सारे एमसीक्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, यहीं पे बता देता हूँ, जो डीओसी है इसकी जो डीओसी है वो है मिथोट्रेक्सेट। इसकी जो डीओसी है मिथोट्रेक्सेट। ये सारे एमसीक्यू, इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। कुछ अगर पूछा जाएगा तो मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। तो ये कुछ एमसीक्यू थे। हमारा क्वेश्चन यही था कि पर्सन हॉस्पिटल में विजिट करना है, हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो पेन है वो डिक्रीज हो रहा है एक्टिविटी के साथ में। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा आंसर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। और लो ग्रेड फीवर है तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस कौन सा होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, तो आपको ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल विजन? ऑप्शन ए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ऑप्शन बी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ऑप्शन सी रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। तो चलिए इसका आंसर करिए। क्या इसका आंसर होगा? आपको आंसर करना है इसका। हमारा करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। एग्जाम पॉइंट जो मैं आज की स्लाइड में जितने भी एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, सारे जो मेन डिजीज में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए और पूछे भी जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो सारी जितनी भी बड़ी डिजीज है मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर सिस्टम में से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो टनल विजन है किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन है? तो ये होगा हमारा प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा। तो बेसिकली हम कुछ बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा क्या है? एक आई डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्या, कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है? ब्लाइंडनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल अगर हम आईओपी की बात करें तो कितना होता है आपका आईओपी? ये होता है आपका 10 to 21 mm ऑफ HG, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो 24 to 30 mm ऑफ HG तक अगर हम बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है? पेनलेस, यानी कि इतना प्रेशर बढ़ने तक भी जो हमारी आई है उसके अंदर पेनलेस, यानी कोई पेन हमें फील नहीं होता। लेकिन ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आपको याद रखना है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा तब हमें पेन का सेंसेशन फील होता है। ये होगा हमारा 30 to 60 mm ऑफ HG। ये होता है सीवियर पेनफुल होता है, ठीक है। अगर हम ग्लूकोमा के बारे में बात करें तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की अगर हम बात करें, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें से क्या एमसीक्यू बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो यही बनता है कि जो टनल विजन है वो किस में देखने को मिलता है हमें? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर कौन सा विजन देखने को मिलेगा? टनल विजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टनल विजन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में हमें देखने को मिलता है। टनल क्यों बोलते हैं? जैसे आप टनल, जैसे इस तरीके से टनल होती है, ठीक है, टनल की में हम एक स्ट्रेट लाइन में हम देख पाते हैं, उसके सराउंडिंग हम देख नहीं पाते हैं। तो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, हमारी जो पेरीफेरी वाली जो डैमेज हो जाता है हमारा विजन, और उसकी वजह से हम सिर्फ एक सेंट्रल लाइन में टनल विजन में हम देख पाते हैं, टनल की तरह ही देख पाते हैं बीच में। यानी कि अगर हम ये आई अगर मैं बनाऊं और यहाँ पे कोई दीवार है तो हमें जो दिखाई देगा वो इतना सा एरिया दिखाई देगा टनल विजन में। ये जो पेरीफेरी वाला एरिया हमें दिखाई नहीं देगा ग्लूकोमा के अंदर, और सिर्फ हमें टनल विजन हमारा हो जाता है। तो किस में देखने को मिलता है? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। नेक्स्ट इसमें से एमसीक्यू क्या बनता है? ये जो होता है ये पेनलेस कंडीशन होती है, पेनलेस कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दो ये करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगी कि पेनलेस कंडीशन और टनल विजन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। इसमें से एक और एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है, थेफ्ट ऑफ साइट, ठीक है। थीप किसको बोलते हैं हम? चोर के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थीप। तो थेफ्ट ऑफ साइट यानी कि जो हमारी साइट है, हमारी जो विजन है, जो हमारी दृष्टि है, उसको चुरा लेता है प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा, कि हमारा जो विजन इसमें चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं थेफ्ट ऑफ साइट। तो आपको ये याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और टनल विजन का दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल विजन, यानी कि हमारा पेरिफेरल विजन का डिस्ट्रक्शन हो गया है, हम देख नहीं पा रहे पेरिफेरी में, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं? टनल विजन। तो सारे एमसीक्यूज ग्लूकोमा के अंदर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, तो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है।
एक मेडिकल इमरजेंसी, सडन इसमें ट्रीटमेंट की में रिक्वायरमेंट होती है। आपको याद रखना है, टनल विजन याद रखना है, नॉर्मल आईओपी में क्वेश्चन पूछते हैं, पेनलेस पेनफुल वाली कंडीशन में से पूछते हैं, और ये 3 एमसीक्यू बनते हैं इसमें। टनल विजन पेनलेस होता है, थेफ्ट ऑफ साइट। जो प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा है ये पेनफुल कंडीशन होता है, ठीक है। ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, फर्स्ट वाले में पेनलेस होता है और ये सेकंड वाला जो हमारा ये पेनफुल होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, कई बार डीओसी पूछ लेते हैं कि हमें डीओसी कौन से यूज होती है, तो टिमोलोल जो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर है वो इसकी डीओसी के रूप में हम ग्लूकोमा में यूज करते हैं। तो टिमोलोल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सारे एमसीक्यूज है, रेटिनल डिटैचमेंट और कैटरेक्ट में से जो एमसीक्यू बनते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कैटरेक्ट और रेटिनल डिटैचमेंट अलग से हम एमसीक्यू करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग IV इंसुलिन टू ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा हाइपरकैल्सीमिया हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है ये, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था एम्स का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इसको आपको आंसर करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो बात कर लेते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट और दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकेंड। हम इसके बारे में डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का फर्स्ट का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का हम ट्रीटमेंट करते हैं तब हम क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम देते हैं इंसुलिन देते हैं, साथ साथ हमें क्या देना पड़ता है, हमें साथ साथ में पोटेशियम भी हम पेशेंट को देना पड़ता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और जब हम इंसुलिन देते हैं जो हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कैल्शियम का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो डिक्रीज होने लगता है और इसीलिए हाइपोकैलेमिया की कंडीशन वहाँ डेवलप होती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो मान लीजिए आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बात करते हैं, ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, पहला एमसीक्यू तो यही बनता है, ये है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंफ्यूज नहीं होना है, टाइप 2 का नहीं है। टाइप 2 का अगर कॉम्प्लिकेशन पूछे तो HHNS होता है, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो होता है वो होता है इसका कॉम्प्लिकेशन किसका, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन की डिक्रीज, इंसुलिन यानी कि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, ये आपकी सेल है और यहाँ पे आपका ब्लड है, ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज। तो इंसुलिन का काम क्या है, जो ये ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करना, इतना काम किसका है, ये कौन करता है, इंसुलिन। इतना आपको समझ में आ गया। इंसुलिन का काम क्या है, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है इंसुलिन। लेकिन अब क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या है, इंसुलिन के जो डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसी को तो हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जो हमारे ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज ज़्यादा है लेकिन हमारे सेल को नहीं मिल पा रहा, तो सेल को नहीं मिल पा रहा लेकिन सेल को हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो अब जो हमारा फैट है, प्रोटीन है, बॉडी इनको तोड़ना स्टार्ट कर देती है कि हाँ, बॉडी को तो कहीं से भी सेल को वो देना है, ग्लूकोज देना है, एनर्जी देनी है। अब क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज जो वो बॉडी के अंदर है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, ब्लड वेसल्स के अंदर से। तो अब बॉडी क्या करेगी, जो हमारा फैट है, जो डिपॉजिटेड फैट है उसका क्या करती है, लिपोलाइसिस करने लग जाती है। क्या करती है, लिपोलाइसिस। और इसी की वजह से
कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो जो कीटोन बॉडीज बनेगी उसी को कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इतना आपको समझ में आ गया कि डायबिटिक कीटोसिस किसको बोलते हैं। अब जब डीके होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज बन गई, ठीक है, ये कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ गया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर। तो कीटोन बॉडीज क्या होती है, एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक होती है। और ये सेल, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है कि होता क्या है एक्चुअल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर। इतना आपको समझ में आ गया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर अगर दो लेवल पे अगर हम बात करें, ये आपकी सेल है और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स का जो ग्लूकोज था वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा था, तो सेल ने क्या करा, जो बॉडी ने क्या करा, फैट का ब्रेकडाउन करा और कीटोन बॉडीज बना दी। तो कीटोन बॉडी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गई, कीटोन बॉडीज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होकर कीटोन बॉडी क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेल की जो लेयर है उस पे जो मेम्ब्रेन है उस पे दो टाइप के पंप होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है पोटेशियम पंप। अब कीटोन बॉडी बढ़ रही है, एसिडिक होती है, और आपको पता है जब भी एसिडिक नेचर बनता है तो हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर बनते हैं। हाइड्रोजन आयन एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि हमारी कीटोन बॉडीज ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो ये हाइड्रोजन कहाँ मूव करने लग जाएंगे, सेल के अंदर। और सेल का जो पोटेशियम है, क्योंकि ये चैनल दोनों तरफ से काम करता है, जब हाइड्रोजन अंदर आ रहा होगा तो ये पोटेशियम कहाँ जाने लग जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर इस पंप की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर हाइपरकेलेमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस, कौन सा वाला इम्बैलेंस देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया में देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब हमें ट्रीटमेंट करना है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। तो ट्रीटमेंट में वैसे तो बहुत सारे स्टार्ट करते हैं, पहले हम फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में। और फ्लूइड में भी कौन सा देते हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी एमसीक्यू है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हर एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ एमसीक्यू है। तो ट्रीटमेंट देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, हाइपोटोनिक। अब क्या होगा, दूसरा जो ट्रीटमेंट हम देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देते हैं इंसुलिन प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम साथ में क्या देते हैं, पोटेशियम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब ऑलरेडी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम क्यों इंसुलिन के साथ पोटेशियम भी साथ में दे रहे हैं, क्यों हमें ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ा हुआ है लेकिन हमें पोटेशियम इंसुलिन के साथ देना पड़ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट में इंसुलिन के साथ हम पोटेशियम देते हैं। एक तो यही एमसीक्यू बनता है, क्यों देते हैं, अब आप इसको समझिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पोटेशियम मूव करने लग गया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाइपोकेलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, करेक्शन करना है आपको। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, क्योंकि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है और इसका जो पोटेशियम है ये हाइपोकेलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अब जो हम ट्रीटमेंट देंगे उसमें क्या करेंगे, हम इंसुलिन के साथ हमें पोटेशियम भी हमें देना पड़ता है। क्यों हमें देना पड़ता है पोटेशियम, क्योंकि जैसे ही हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, ये ब्लड वेसल्स है आपकी, ये ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे क्या है आपका जो हाइड्रोजन आयन, नहीं यहाँ पे करेक्शन नहीं है, ये सही था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हाइपरकेलेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। सॉरी, आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, पहले वाला ठीक था, हाइपरकेलेमिया की कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में डेवलप हो जाती है, इतना आपको समझ में आ गया था। लेकिन अब हमें ट्रीटमेंट में क्यों हाइपरकेलेमिया डेवलप क्यों हुआ था, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन थे वो बढ़ गए थे ब्लड में, और उसको एक्सचेंज के साथ साथ जो सेल का जो पोटेशियम में था वो ब्लड के अंदर आ गया था, हाइपरकेलेमिया हो गया था। इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको ये करेक्शन नहीं करना है, आपको ये सही रखना है। हाइपरकेलेमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हमें ट्रीटमेंट में इंसुलिन के साथ पोटेशियम क्यों देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल है, ये यहाँ पे पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, ठीक है, पोटेशियम लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, लेकिन हम इंसुलिन के, अब जैसे ही हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल था वो कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का यही काम है जो सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजना, ठीक है। पहला काम तो क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर से जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर सेल को
ट्रांसफ़र करने लग जाएगा। तो इसलिए इंसुलिन हम देते हैं क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो रखा है। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं। लेकिन हम पोटेशियम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पोटेशियम लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा, हम पोटेशियम क्यों दे रहे हैं इंसुलिन में, वो इसलिए देते हैं कि जो आपकी सेल है उस पर एक पंप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब होता क्या है, जब आप इंसुलिन देते हो तो फ्रिक्वेंटली ग्लूकोज का मूव स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का जो एक्टिवेशन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड वाला जो कैल्शियम है वो कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएगा, सेल के अंदर रेपिडली, क्योंकि हम रेपिडली इंसुलिन ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, और जो ब्लड का सारा कैल्शियम है कहाँ जाने लग जाएगा, सेल के अंदर, और कंपनसेटरी सोडियम बाहर आने लग जाएगा। बस इसीलिए हम जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है, लेकिन हम पोटेशियम रिक्वायरमेंट हम देते हैं, वरना हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में डेवलप हो जाएगी। इसलिए हम इंसुलिन के साथ पोटेशियम देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा और हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है। इसलिए हम पोटेशियम एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर की तरह हम इंसुलिन के साथ अब पोटेशियम देते हैं। आई होप मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करा। अब यही था कि आईवी इंसुलिन पेशेंट को दे रहे हैं तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट हम केयरफुली मॉनिटर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हाइपोकैलेमिया तो डेवलप होगा, क्यों? क्योंकि रैपिडली पोटेशियम की शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इंसुलिन के बाद, और हाइपोग्लाइसीमिया भी डेवलप होने के चांस हो सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को आपको याद रखने का सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अंदर होता है हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, या अच्छे से एक और याद रख लीजिए हाइपरग्लाइसेमिया। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें तो डिहाइड्रेशन इसमें हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें कीटोन बॉडीज के इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, एंड एसिडोसिस। एसिडोसिस भी अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। एक और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुस्मोल रेस्पिरेशन है, कुस्मोल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, लेबर्ड ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। ऑप्शन डी, डीकम्पोजिशन ऑफ एक्सेस शुगर इन ब्लड। तब आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो कीटोन बॉडी है वो किससे बनती है, तो आपका आंसर होगा फैट। यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है उसके अंदर इंसुलिन नहीं होता है और ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता सेल, तो सेल को तो बॉडी क्या करती है, जो हमारा फैट है, जो हमारा डिपॉजिट फैट है, उसका क्या करती है, लिपोलाइसिस करने लग जाती है। ये मैंने पहले बता ही दिया है। जैसे लिपोलाइसिस करेगी तो इससे हमारा क्या बनने लग जाएगा बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। बस यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो कीटोन बॉडी जो है वो किससे बनती है, वो किस, तो हमारा आंसर होगा फैट से। अब एक और एमसीक्यू इसमें से पूछा गया था, जो कीटोन बॉडी है वो कौन कौन सी होती है, तो हम बात करें जो एसीटो एसीटेट, याद रखने हैं आपको कीटोन बॉडी के नाम, एसीटो एसीटेट। नेक्स्ट हम बात करें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, ये भी कीटोन बॉडी है। और नेक्स्ट हम बात करें एसीटोन। ये तीन कीटोन बॉडी है, याद रखना है, एमसीक्यू पूछा गया है कीटोन बॉडी में से, डायरेक्ट नाम पे से एमसीक्यू पूछा गया है। तो एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन, तीनों कीटोन बॉडी है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कुस्मोल रेस्पिरेशन के लिए। कुस्मोल ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर देती है और लेबर्ड ब्रीथिंग स्टार्ट कर देती है, तो कुस्मोल रेस्पिरेशन के लिए। और फ्रूटी स्मेल भी आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, एसीटोन की वजह से। तो सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। फ्रूटी स्मेल आएगी स्मेल के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर, तो वो किस लिए आती है, वो एसीटोन की वजह से आती है। तो सारे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज, ऑप्शन ए यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ऑप्शन बी अंडर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी अपर जीआई, ऑप्शन सी बेरियम कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, ऑप्शन डी द स्ट्रिंग टेस्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी अपर जीआई एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। क्वेश्चन पूछा गया तो जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है पेप्टिक अल्सर डिजीज का वो कौन सा होता है, वो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा अपर जीआई
एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, वो होता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और रोड शेप होता है, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस के लिए, इसके एच पाइलोरी की डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यूरिया ब्रिथ टेस्ट। यूरिया ब्रिथ टेस्ट। पेप्टिक अल्सर का अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पूछा जाए तो आपका आंसर यही करना है आपको, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, यानी एंडोस्कोपी करेंगे और साथ साथ में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा उसकी बायोप्सी लेके वहाँ पे एच पाइलोरी की प्रेजेंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, एच पाइलोरी। यूरिया ब्रिथ टेस्ट इसके लिए करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप होता है। और पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इसमें दो टाइप हम पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर में पढ़ेंगे डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर तो ट्रिपल थेरेपी और दोनों एमसीक्यू है, क्वाड्रिपल थेरेपी किसके लिए यूज की जाती है, क्वाड्रिपल थेरेपी किसके लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। इसमें आप एक पेनिसिलिन देते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पीपीआई देते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ट्रिपल थेरेपी किसके लिए यूज की जाती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, और क्वाड्रिपल थेरेपी भी पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए यूज की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें बनते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यूरिया ब्रिथ टेस्ट एच पाइलोरी के लिए किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रोड शेप है। और जो पेप्टिक अल्सर डिजीज का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। और इसका ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्या करते हैं इसके अंदर, गैस्ट्रेक्टमी। और इसमें हम पढ़ते हैं बिलरोथ फर्स्ट, ये हम पहले की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड क्या है। बिलरोथ सेकंड इसको बोलते हैं गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। तो सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बचार्ड्स नोट्स एंड हेबर्डन नोट्स आर ए फीचर्स ऑफ ऑप्शन ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन बी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ऑप्शन सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन डी गाउट आर्थराइटिस। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए ऑस्टियोआर्थराइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन डीएसएसबी, ईएसआईसी दोनों में ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। और एम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जो इंडिविजुअल एम्स के जो एग्जाम होते थे उसमें से भी ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किस तरीके से इसमें क्या क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था जो बचार्ड्स नोट्स और हेबर्डन नोट्स है वो किस में देखने को मिलता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या एमसीक्यू बनते हैं। जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कौन सी किस टाइप का आर्थराइटिस है, नॉन इन्फ्लामेटरी। इस टाइप का है, नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये कैसा होता है, नॉन सिस्टेमेटिक होता है ये, यानी अदर सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता है, नॉन सिस्टेमिक। और क्या एमसीक्यू इसके अंदर से एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर हम इनका उल्टा कर दें, इन्फ्लामेटरी होता है, सिस्टेमेटिक होता है और सिमेट्रिकल होता है, ये कौन सा होता है, ये हमारा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है नहीं मिलता है, नॉन सिस्टेमेटिक होता है। इसके अंदर जो जॉइंट स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी थी, उसमें जो डिस्ट्रक्शन होता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन का होता है, और उसमें जो होता है वो होता है आपका आर्टिकुलेटिंग, यानी कि दो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट और हम बात करते हैं इसके अंदर हमें और क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है। मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी थी तो हमने बात करी थी कि जो उसका पेन होता है, जिसका पेन होता है वो कितना होता है, मोर देन 1 आवर्स होता है, शार्प होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट साथ एक्टिविटी के साथ में डिक्रीज होता है, डिक्रीज विथ एक्टिविटी।
लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका जो पेन होगा वो कैसा होगा, शार्प होगा और कितना होगा, 30 मिनट्स तक होगा। मॉर्निंग पेन होगा, ये भी कब होता है, मॉर्निंग में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे, याद रखने, 30 मिनट होगा। दूसरा ये भी शार्प पेन होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज विद एक्टिविटी। अगर पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो उसका पेन जो है इंक्रीज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस आपको करना है। अगर पेन का जो नेचर है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, शार्प और एक्टिविटी के साथ कम हो रहा है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो जो उसका पेन है वो एक्टिविटी के साथ में इंक्रीज हो जाना है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डीजनरेटिव, एक और इसमें से क्वेश्चन पूछा, ये तो था ऑटो इम्यून, और ये कैसा है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स साइन जो हमें देखने को मिल रहा था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो रही है, और उसकी वजह से जो कंपोनेंट बन रहा था वो कौन सा था, पेनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ओस्टियोफाइट। इतना याद रखना आपको, ठीक है, ओस्टियोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके डायग्नोस्टिक फीचर में से क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोफाइट कौन सी डिजीज में हमें देखने को मिलता है, एक्सरे के अंदर। और अगर पेनस हमें देखने को मिलेगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा आंसर होगा, और ऑस्टियोफाइट हमें मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। तो ये सारे एमसीक्यूज बनते हैं, आपको याद रखने हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि हैबर्डन नोड्स और बोचार्ड्स नोड्स किस में देखने को मिलती है। जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी तो हमने इसमें अलग अलग डिफॉर्मलिटी देखी थी कि स्वान नेक डिफॉर्मलिटी देखने को मिलती है, बोटनेर डिफॉर्मलिटी में देखने को मिलती है, ठीक है, मेलेट डिफॉर्मलिटी और जेड डिफॉर्मलिटी। अब अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए आपका ये हैंड है, इस तरीके से रफली अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, और ये आपकी रिस्ट है, तो यहाँ पे जो बोन होती है ये कौन सी होती है, कार्पसल्स। फिर उसके बाद में आपके हाथ में जो इस तरीके से बोन होती है बीच में 5, ये कौन सी होती है आपकी, मेटाकार्पसल्स। और ये जो बीच में फिंगर में 3-3 बोन होती है इस तरीके से, जिसपे हम काउंटिंग करते हैं, ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है फेलेंजिस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कौन सी बोन कैसी होती है। अब अगर हम बात करें, ये एक फिंगर लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें ये और ये, तो ये जो हमारा जॉइंट है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, दोनों फेलेंजियल जॉइंट बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अगर पास वाला तो हम बोलते हैं प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और दूर वाला तो इसको बोलते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अब हम बात करते हैं, अगर प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में अगर नोड्स बनती, इस तरीके से आप सर्च करके देखिए इसको, बोचार्ड्स नोड्स कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्वेलिंग होती है, यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होता है फिंगर की, यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, और पेन होता है उनमें, तो उसको हम बोल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोचार्ड्स नोड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर क्या है दोनों में, जो बोचार्ड्स नोड्स है वो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में देखने को मिलता है, और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में देखने को मिलता है हमें हैबर्डन नोड्स। बस इतना ही अंतर है। अगर प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में अगर नोड्स है तो वो बोचार्ड्स नोड्स है, और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है तो वो हैबर्डन नोड्स है। तो आपको याद रखना है। एक और बनता है ओस्लार नोड, तो चलिए इसका आपको कमेंट करके बताना। मैंने प्रीवियस सीरीज में बता दिया कि ओस्लार नोड्स किस कंडीशन में देखने को मिलता है, आपको कमेंट करके बताना है इस चीज़ का आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यही था, जो बोचार्ड्स नोड्स है और हैबर्डन नोड्स है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो कौन सा देखने को मिलता है इसके अंदर, स्वान नेक डिफॉर्मलिटी देखने को मिलता है, और बोटनेर, मेलेट और जेड डिफॉर्मलिटी देखने को मिलता है। तो ये सारे एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन का फीचर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट विद डायग्नोस्ड विद गाउट, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन टू द पेशेंट। ऑप्शन ए लो प्यूरिन डाइट, ऑप्शन बी हाई आयोडीन डाइट, ऑप्शन सी डायबिटिक डाइट, ऑप्शन डी आयरन रिच डाइट। बहुत इजी एमसीक्यू है, आपको आंसर करके बताना है कि क्या हमें जो गाउटी अर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है इसके अंदर हमें कौन सी डाइट पेशेंट को देनी होती है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लो प्यूरिन डाइट। हमने 2 आर्थराइटिस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने देख लिया है,
रोमेटोइड अर्थराइटिस की हम बात कर लिए। अगर हम यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा सा गाउटी अर्थराइटिस के बारे में कि क्या होता है गाउटी अर्थराइटिस। बेसिकली होता क्या है गाउटी अर्थराइटिस के अंदर, जो हमारे जॉइंट है, जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट के अंदर, और जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन देखने को मिलता है, और उसी को हम बोलते थे गाउटी अर्थराइटिस। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन से बाद में अगर हम बात करें जो प्यूरिन है, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। जो प्यूरिन है वो किस में चेंज होता है, हाइपोजेंथिन के अंदर। जो हाइपोजेंथिन फिर चेंज होता है जेंथिन, और जेंथिन पे जेंथिन ऑक्सीडेज काम करता है और ये इसको बना देता है यूरिक एसिड। बस इतना सा मैकेनिज्म है। तो ऑलरेडी यहाँ पे गाउटी वाला पेशेंट है, गाउटी अर्थराइटिस है, जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो हमें कौन सी डाइट रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, लो प्यूरिन डाइट। तो हमें लो प्यूरिन डाइट देनी है, प्यूरिन डाइट देनी ही नहीं है। तो प्यूरिन किस किस के अंदर होता है, मीट होता है, एल्कोहल, सी फूड, सेल्फिश, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर हाई प्यूरिन होता है, तो इसलिए हमें अवॉइड करना है इसके अंदर, गाउटी अर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, तो गाउटी अर्थराइटिस में और क्या आंसर क्वेश्चन बनता है, जो गाउटी अर्थराइटिस है उसका जो पेन होता है वो सबसे पहले किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपके ग्रेटर टो में। जो आपका पैर का जो सबसे बड़ा अंगूठा है उसके अंदर जो सबसे पहले पेन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गाउटी अर्थराइटिस उसका पेन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेटर टो के अंदर हमें सबसे पहले इसका पेन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे साइनोवियल डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है उस टो का, इसलिए हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रही थी उसको हमने बोला था ऑस्टियोफाइट। ठीक है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बन रहा था पेनस। ठीक है, वैसे ही अब जो यूरिक एसिड है ये सोडियम के साथ मिलके जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टोफाई। उसको हम क्या बोलते हैं, टोफाई। तो तीनों के करेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो गए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट बनता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेनस बनता है, और गाउट के अंदर टोफाई बनता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें हबर्डन नोट्स होती है, बचार्ड्स नोट्स होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो होता है आपकी स्वान नेक डिफॉर्मलिटी होती है, बटनेट डिफॉर्मलिटी होती है, और गाउटी अर्थराइटिस का जो पेन होता है वो ग्रेटर टो में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे एमसीक्यू है। और इसका अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसका जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होगा इसमें से भी एमसीक्यू पूछा गया है। एक तो मैं बता देता हूँ, इसका होगा जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करेंगे और वहाँ पे टोफाई हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें से डीओसी में से क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। जो गाउट है, गाउटी अर्थराइटिस है, उसके डीओसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम एक्यूट गाउट की बात करें, एक्यूट गाउट की बात करें तो इसका जो डीओसी होगा वो होगा कोलचिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कोलचिन डीओसी किसकी है, एक्यूट गाउट की। और अगर हम बात करें क्रोनिक गाउट, क्रोनिक गाउट में कौन सी डीओसी देते हैं, हम देते हैं एलोप्यूरिनोल। ठीक है, और क्या एमसीक्यू पूछा गया, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया एग्जाम में कि कोलचिन किस तरीके से गाउट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये क्या करती है, कोलचिन क्या करती है, इनिबिट करती है किसको, जो हमारा जो यूरिक एसिड सोडियम के साथ बाइंड बना के टोफाई बना रहा था ना, उसी को करती है। तो इनिबिट फाइब्रिन प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखने हैं, फालतू की कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही मैं बता रहा हूँ। गाउट बहुत बड़ी डिजीज है, लेकिन मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एलोपेरिनोल का ये क्या काम करता है, मैंने बताएगा आपका जेंथिन से हाइपोजेंथिन से जेंथिन बनता है, और जेंथिन बाद में यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसकी जो एक एंजाइम आता है जेंथिन हाइपोऑक्सीडेज। ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसको क्या करता है, ये इनिबिट करता है, इनिबिट जेंथिन ऑक्सीडेज, इस एंजाइम को। दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो हम देते हैं वो कौन सी डाइट देते हैं, लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन डाइट हम पेशेंट को देते हैं तो हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे रेड मीट, क्योंकि उसके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। पल्सेस यानी कि दालें वगैरह, जो एल्कोहल, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम बोलेंगे पेशेंट को, ज़्यादा ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे। तो ये सारे एमसीक्यू गाउट में से पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ शुड ए नर्स assess the whether a patient with cirrhosis has estrexis? Option A, ask the patient to extend the arms. Option B, instruct the patient to lean forward. Option C,
डॉर्सिफ्लेक्स द पेशेंट फुट, ऑप्शन डी मीजर द एब्डोमिनल गर्थ। तो चलिए इसका आंसर करना है आपको एमसीक्यू का। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म्स। तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया, जो लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर हमें एस्ट्रेक्सिस को मेजर करना है। बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है कि एस्ट्रेक्सिस होता क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है कि हमें एस्ट्रेक्सिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, जो लीवर रहता है उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है और वो लीवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टॉक्सिक वेस्ट है उनका लीवर सही तरीके से उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है और वो टॉक्सिक ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जैसे अमोनिया वगैरह ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन है उसको क्या करते हैं, इम्पेयर कर देते हैं। और उसकी वजह से अगर पेशेंट को हम बोलेंगे तो उसके अंदर एस्ट्रेक्स की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फ्लैपिंग ट्रेमर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैपिंग ट्रेमर किस में देखने को मिलता है, लीवर सिरोसिस के अंदर। क्या होता है, जब पेशेंट को हम दोनों हाथ सामने की तरफ करने को बोलेंगे तो पेशेंट के ट्रेमर हमें देखने को मिलेंगे, वहाँ मूवमेंट देखने को मिलेगा हाथों में। और इसी तरीके से हम पेशेंट के अंदर एस्ट्रेक्सिस की कंडीशन हम चेक करते हैं। तो यही इसमें से एमसीक्यू बनता है लीवर सिरोसिस में। और क्या एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है लीवर सिरोसिस का, तो वो होगा आपका एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। एल्कोहल जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है लीवर सिरोसिस का। बाद में NSAIDs बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो सारे अलग अलग कॉजेज होते हैं लीवर सिरोसिस के, लेकिन जो मेन कॉज होता है वो एल्कोहल होता है। ठीक है, तो यही इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट के अंदर में एस्टेरिक्सिस अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करिए और हम देखेंगे पेशेंट के जो हाथों में उनमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि पेशेंट को एस्टेरिक्सिस है। तो लीवर सिरोसिस के बारे में और क्या, बस इतने से एमसीक्यू बनते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अलग से हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट डायग्नोसिस विद लीवर सिरोसिस एंड शोविंग द सिम्टम्स ऑफ फेटर हिपेटिकस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फेटर हिपेटिकस। ऑप्शन ए, irregular jerking movements in hands. Option B, collection of small dilated arterioles clustered very close to the surface of skin. Option C, chronic bad breath like rotten eggs and garlic. Option D, bilirubin induced brain damage. इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, chronic bad breath like rotten eggs and garlics। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे जो 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीवर सिरोसिस के, मैंने वो चारों इंक्लूड किए हैं। तो लीवर सिरोसिस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक में देखने को मिलता है। पहले की हम बात करें, जो प्रीवियस हमने एमसीक्यू में बात करी थी, एस्टेरिक्सिस, यानी पेशेंट के जो, इसी को हम बोलते हैं फ्लैपिक ट्रेमर, यानी कि पेशेंट का जो हाथ सामने के लिए करने के लिए बोलेंगे तो उसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन का जो कंट्रोल है वो चला गया, क्योंकि जो एक्सेसिव वेस्ट थे जो लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा था, वो ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन के कंट्रोल को इम्पेयर कर देते हैं और फ्लैपिंग ट्रेमर हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, फ्लैपिंग ट्रेमर। ठीक है, जो बी ऑप्शन है हमारा कि जो कलेक्शन ऑफ स्मॉल डायलेटेड आर्टरियोल्स क्लस्टर्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ स्किन, ये कंडीशन बोलते हैं इसको स्पाइडर एंजियोडेमा। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है स्पाइडर नेवस, और इसको बोलते हैं स्पाइडर टेंजिलेक्टेसिया। ठीक है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, लीवर सिरोसिस के अंदर। सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं एग्जाम में, तो मैंने 4 एमसीक्यू को यहीं पे डाल दिया है। एस्ट्रेक्सिस की डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पाइडर एंजियोडेमा किसको बोलेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लड वेसल्स विजिबल होने लग जाती है यहाँ पे सुपरफिशियल स्किन के ऊपर, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे हमें ब्लड वेसल्स का जाल दिखाई देने लगता है, उसको बोलते हैं स्पाइडर एंजियोडेमा। क्रोनिक बेड ब्रीथ लाइक रोटन एग्स एंड गार्लिक, ये किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेटर हेपेटिकस को। यानी कि जो लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर में उसकी जो स्मेल है, उसकी ब्रीथिंग स्मेल है, वो इस तरीके से रोटन एग्स या गार्लिक की तरह में स्मेल हमें देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं फेटर हिपेटिकस। और बिलिरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज को हम क्या बोल देते हैं, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्निक टेरस। चारों डेफिनेशन में से एमसीक्यू पूछे गए, किसका करेक्टरिस्टिक्स है ये, लीवर सिरोसिस का। एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि लीवर सिरोसिस है
उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए लीवर सिरोसिस का, तो आपको क्या करना है? पोर्टल हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लीवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो होगा आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्वेश्चन 11, मिस्टर रॉय हैज बीन डायग्नोस्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा एंड is being treated with a corticosteroid. What are the anticipated side effect? Option A, osteoporosis, obesity, immunosuppression. Option B, sore throat, blister in mouth, dry mouth. Option C, bad taste, dry mouth, dry cough. Option D, headache, dizziness, nausea and vomiting. करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ESIC में और DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं उसका जो हमें साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी और इम्यूनोसप्रेशन। क्यों ऐसा होता है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, आपको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तो उस पर 3 आपके फीचर होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट, 3 तरह की जो सीक्रेशन होते हैं, वो होगा आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ, और तीसरा होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर वेट की कंडीशन डेवलप हो जाती है और उसके अंदर ओबेसिटी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और क्या करेगा? ये जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। तो कभी भी हम देते हैं तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें से क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर सीवियर इम्यूनोसप्रेशन यानी कि जो इम्यूनिटी वो सप्रेस हो जाती है। ओबेसिटी देखने को मिलेगा, इम्यूनोसप्रेशन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्यों में देखने को मिलती है? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ेगा तो क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे डिक्रीज करता है? प्रीवियसली मैंने बता चुका हूँ। ये विटामिन डी को सप्रेस करता है, इसकी वजह से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम क्यूसिंग डिजीज के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है और एडिसन डिजीज के अंदर हाइपर कैल्शियम देखने को मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियसली सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको समझ में आ गया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि कैल्शियम कम हो गया, ओबेसिटी क्योंकि ग्लूकोज जा रहा है, और इम्यूनोसप्रेशन क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम दे रहे हैं तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तीनों। और इसके अंदर कैल्शियम का आपको याद रखना है कि हाइपो कैल्शियम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबलस्टोन अल्सरेशन इन द बोवल आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। चलिए इसका आंसर करना है आपको। ऑप्शन ए इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी क्रॉन्स डिजीज, ऑप्शन सी माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ऑप्शन डी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो चलिए इसका आंसर करना है आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रॉन्स डिजीज। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया जो कोबलस्टोन अल्सरेशन है वो किस डिजीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉन्स डिजीज। होता क्या है, हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज होता है हमारी जो इंटेस्टाइन की जो डिजीज होती है, इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ती हैं। पहला होता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस, नेक्स्ट होता है क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, दोनों में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं हम कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसका दूसरे नाम पे से एमसीक्यू पूछा जाता है, इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। क्या बोलते हैं? टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, और इसको जो हम बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज का दूसरा नाम होता है रीजनल एंट्राइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए हैं डायरेक्ट नाम के अंदर से। रीजनल पहले जो एमसीक्यू सिम्टम में से पूछे जाते थे, लेकिन अब नाम में से पूछे गए हैं रिसेंटली, तो इसका दूसरा नाम है रीजनल एंट्राइटिस। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम एक और होता है ग्रेनुलोमेटस कोलाइटिस। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्या इसमें से हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं। मान लीजिए ये आपका है अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये है क्रॉन्स डिजीज। यहीं पे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा जितने भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इनके दूसरे नाम की हम बात कर ली तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो किसको अफेक्ट करता है, वो स्पेशली अगर हम बात करें तो आपकी जो कोलन है,
लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम बात करें तो सिग्मोइड कोलन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, सिग्मोइड कोलन को। और जो क्रॉन्स डिजीज है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम है उसको इफेक्ट करता है, और इसीलिए इसके अंदर हमें, क्योंकि डूडनल इलियम के अंदर जो हमारा विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है, इसी वजह से विटामिन B12 की कमी से हमें इसके अंदर परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्रॉन्स डिजीज का एक कॉम्प्लिकेशन है परनीशियस एनीमिया, क्यों? क्योंकि विटामिन B12 का जो ऑब्जर्प्शन है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्या पूछे जाते हैं। जो इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ये डाउन टू अप होता है, डाउन टू अप, यानी कि जो डिजीज होगी वो नीचे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ये होती है अप टू डाउन, अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे तक जाती है। तो जो डाउन टू अप होगी ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके अंदर रेक्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रेक्टम इन्वॉल्व होता है। इनमें डिफरेंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्रॉन्स डिजीज की हम बात करें तो इसके अंदर जो रेक्टम वाला एरिया है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है एनएस इन्वॉल्व नहीं होता है, एनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर एनएस इन्वॉल्व होता है, एनएस इन्वॉल्व होता है। बस इतने ही एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, पहला ये किसको अफेक्ट करता है, सिग्मोइड कोलन को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम को। ये डाउन टू अप जाता है, यानी कि पहले नीचे से अल्सर स्टार्ट होंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, और सबसे पहले कहाँ होंगे, रेक्टम इन्वॉल्व करेगा, लेकिन एनएस को इन्वॉल्व करेगा। तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है यही तो होता है, सिक्कम, कोलन, ठीक है, उसके बाद रेक्टम और एनएस, ये 4 पार्ट होते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस यहाँ से स्टार्ट होगा रेक्टम और ऊपर की तरफ जाएगा डाउन टू अप। और अगर हम क्रॉन्स डिजीज की बात करें, क्रॉन्स डिजीज के अंदर हम बात करें तो जो एनएस है, सिक्कम, कोलन, रेक्टम और एनस, ठीक है, जो एनस है ये इन्वॉल्व होगा, फिर रेक्टम नहीं होगा, फिर ये इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है, मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो अल्सरेटिव क्रॉन्स डिजीज है इसके अंदर जो अल्सर बनेंगे वो तो कंटिन्यू बनेंगे, कंटिन्यू अल्सर बनेंगे। लेकिन क्रॉन्स डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो अल्सर बनते हैं वो पेची अल्सर देखने को मिलते हैं, अल्टरनेट अल्सर देखने को मिल रहे हैं। अल्टरनेट देखने को मिल रहे हैं तभी तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपका ये सिक्कम है, ये कोलन है, ये रेक्टम है और एनस है। हम बात करें कि जो क्रॉन्स डिजीज उसके अंदर एनस इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं कि जो रेक्टम वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ से अगर अल्सर स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर बाद में रेक्टम इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये तभी हो सकता है जब हम पेची अल्सर देखने को मिले कि यहाँ पे अल्सर हुए, यहाँ पे नहीं हुए, यहाँ पे हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेची अल्सर। और इसी फॉर्मेट को हम बोलते थे कोबल स्टोन अपीरियंस। ठीक है, कोबल स्टोन अपीरियंस हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। और यही हमारा एमसीक्यू था कि जो कोबल स्टोन अपीरियंस है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वो क्रॉन्स डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है। कोबल स्टोन में से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है, इन्वॉल्वमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पार्ट को कौन इन्वॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक और एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर जो डायरिया होता है वो किस टाइप का देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया में देखने को मिलता है। इसके अंदर वाटरी डायरिया, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें क्रॉन्स डिजीज के अंदर, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्टीटोरिया, यानी कि फेट वाला स्टूल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फेट का ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है, स्टीटोरिया देखने को मिलता है। तो सारे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो इस पर डाइट देते हैं, डाइट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अगर ब्लीडिंग नहीं है, अगर अल्सर में ब्लीडिंग नहीं है तो हम क्या देते हैं उसके अंदर, हाई फाइबर डाइट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो हम क्या देंगे, लो फाइबर डाइट। तो ये कई बार इसमें डाइट में से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो लो फाइबर डाइट देंगे, क्योंकि अगर ब्लीडिंग में हमने हाई फाइबर डाइट देती तो ये ब्लीडिंग को और इंक्रीज कर देगी। तो यही सारे एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रूप सिंड्रोम। ऑप्शन ए टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन बी एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी लेरिंजाइटिस। इसका सीधा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है टॉन्सिलाइटिस। यानी जो क्रूप डिजीज है बच्चों के अंदर जो होती है उसके अंदर कौन सी, इसी को हम बोलते हैं ट्रेकियो लेरिंजियो ब्रोंकाइटिस, इसी का दूसरा नाम होता है ट्रेकियो लेरिंजियो ब्रोंकाइटिस। और ये एपिग्लोटिस को भी इन्वॉल्व करती है। तो तीनों चीज़ किसके अंदर आती है, क्रूप के अंदर।
ये एमसीक्यू बस डायरेक्ट जैसे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में से क्वेश्चन बार बार फिक्स होता है, उसमें साइन टाइम आउट का क्वेश्चन आता है, वैसे क्रूप के अंदर से ये क्वेश्चन आता है। इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस पार्ट नहीं है किसका, क्रूप डिजीज का, बस इतना सा ही इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन ए अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी सब इन्वोल्यूशन, ऑप्शन सी बर्थ इंजरी, ऑप्शन डी परपेरियल सेप्सिस। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो टोन है, हम T4 इसके अंदर पढ़ते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर, जिसके अंदर हम ट्यूमर पढ़ते हैं, टोन पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम T4 इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसी की वजह से जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं पाती, और इसी को हम बोलते हैं अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। ये किस में देखने को मिलता है हमें, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो पीपीएच हम किसको बोलते हैं, पीपीएच हम बोलेंगे जो ब्लीडिंग होती है, पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं पीपीएच। इस पर हम बात करें, दो होते हैं, विद इन 24 आवर होता है तो इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी पीपीएच, और मोर देन 24 आवर्स के बाद अगर होता है तो इसको हम बोल देते हैं पैथोलॉजिकल पीपीएच। ठीक है, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं। टोन अगर T4 की अगर हम बात करें तो पहला जो होता है इसका टोन होता है, सेकेंड टिश्यू ट्रॉमा, करेक्शन करना है, टेम्परेचर नहीं था, और टी से होता है आपका थ्रोम्बोसिस। जो T4 जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉजेज के अंदर टोन आता है, टिश्यू ट्रॉमा और थ्रोम्बोसिस। अगर पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है डिलीवरी के बाद में, इसको हम बोलते हैं पीपीएच। ठीक है, तो ये 24 आवर के विद इन हो रहा था इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच, और मोर देन 24 आवर के बाद में हो रहा था इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। ये सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो ये होगा आपका अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोस्टपार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ द डिलीवरी इज कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज हेमरेज और ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। मैंने पहले बता दिया, इसका आंसर होगा सेकेंडरी पीपीएच, यानी कि अगर विद इन 24 आवर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच, और मोर देन 24 आवर्स के बाद में हो रहा है 500 ml ब्लड लॉस तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। ये कुछ एमसीक्यूज थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।